दोस्तों कल हमने देखा समर इरा प्राची और मोहिनी के साथ डिनर करने के बाद घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तभी उसको जिया मिल गई, जो उसको अपने साथ एक मिशन पर ले गई, जिसमें समर एक गैंग को मारकर बच्चों को बचा लेता है और उसके बाद समर बच्चों का इलाज कर रहा था। अब आगे दोस्तों, आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 34 में आपका स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको कहानी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताते रहें। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इस कहानी को हर जगह पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, कल की वीडियो के कमेंट पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरनेशनल विलेजर है, अमेजिंग स्टोरी माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच भाई। संजोय पाल जी हैं, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। भंवरलाल सर, राम राम भाई, राम राम जी। प्रीतम जी हैं, वो कहते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच ब्रदर। राजकुमार जी को अच्छी स्टोरी लगती है, थैंक यू जी। डॉप लिरिक्स, नाइस स्टोरी, थैंक यू। राजू जैन, नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। सिंह सुरजीत मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, थैंक यू सो मच ब्रदर। बरकत अली जी हैं, गुड स्टोरी, थैंक यू जी। नीलेश उकेई जी हैं, वो कहते हैं कि एपिसोड 33 कब आएगा। सर एपिसोड 33 आ चुका है। अंकित भाई कहते हैं कहानी नंबर 1 है, थैंक यू सो मच सर। गजेंद्र जी हैं, वो कहते हैं जय श्री राम जी। राहुल कुमार जी लिखते हैं माइंड ब्लोइंग स्टोरी सर, बिहार से हैं, थैंक यू सो मच राहुल भाई। विश्वजीत सिंह जी को स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, थैंक यू जी। बरकत अली को स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, थैंक यू जी। भारती भारद्वाज जी हैं 9564, ये लिखते हैं इस कहानी में हीरो का प्लेबॉय दिखाना है तो समर को कियारा की लाइफ से बाहर निकालो, क्योंकि समर जैसा आदमी कियारा को डिजर्व नहीं करता। समर के लिए पायल जैसी लड़की ही डिजर्व करती है जो मिस्ट्रेस बनने लायक है। कमेंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसका रिप्लाई किया है इंटरनेशनल विलेजर ने। अर्जुन क्या प्ले बॉय था, एक राजा की रानियां हो सकती हैं। फिर भारती भारद्वाज जी लिखते हैं अगर राजा है तो उसको राजा ही नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल विलेजर लिखते हैं फिर माफ करी मेरी सरदा कोनी माथो मारन की। तो ये मुझे इंटरनेशनल विलेजर हरियाणा से लग रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भारती भारद्वाज जी कि इसको प्लेबॉय दिखाया गया है, लेकिन एक कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए शुरुआती में हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। अभी ये कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है और जब इसके 400 के आसपास एपिसोड हो जाएंगे तब आप देखना कि ये कहानी कहाँ पर पहुँचेगी और कैसी बन जाएगी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के सीक्रेट घर जमाई के 34वें एपिसोड को। तभी जिया ने पलकें झपकाते हुए धीरे से समर से कहा, समर, मुझे नहीं पता कि तुम इतने स्किल्ड डॉक्टर हो। वास्तव में हड्डी जोड़ने की तकनीक उतनी सरल थी नहीं जितनी दिखती थी। इसका इस्तेमाल ज्यादातर 60 या 70 साल की उम्र के अनुभवी डॉक्टर ही करते थे। ज्यादातर यंग डॉक्टर तो तकनीक का नाम भी नहीं जानते थे। जिया इसी बात के लिए हैरान हो रही थी कि इतनी कम उम्र में समर को ये तकनीक कैसे आ पहुंची थी। जिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आदमी के कितने सीक्रेट है, मार्शल आर्ट फाइटर भी है और कुशल डॉक्टर भी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जब कोई लड़की किसी लड़के के बारे में उत्सुक होने लगती है तो उसके प्यार में पड़ जाती है। वहीं जब दूसरे बच्चों ने देखा समर ने छोटी बच्चे का इलाज कर दिया तो वो बच्चे भी उनके पास आए और कहने लगे कि हमारा भी इलाज करें। छोटी लड़की के कंधे को ठीक होने के बाद उनको समर पर भरोसा हो गया था। हालांकि इन सभी बच्चों का इलाज हो चुका था, फिर भी उन्हें देखभाल की जरूरत थी। गंभीर रूप से घायल कुछ बच्चों को फिर भी हॉस्पिटल भेजा गया। हल्की चोटों वाले सभी बच्चों को जिया अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। टाइम जो उनके परिवारों को पता लगाकर उनके बच्चों को सौंप दिया जाए। क्योंकि समर ने इन बच्चों का इलाज किया था, इसलिए वे सभी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। इसलिए समर को उनकी देखभाल करने के लिए पुलिस स्टेशन में ही रुकना पड़ा। आखिरकार बच्चे सुबह 4 बजे तक सो गए। समर ने जब देखा तो बच्चे सो गए हैं, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने पायल से कहा था कि वो ऑफिस के बाद उससे मिलने आएगा, लेकिन उसके साथ वो दिन भर में बहुत कुछ हो गया था। समर ने आंख भरते हुए थोड़ा निराश महसूस किया।
उसने मन ही मन कहा, अरे यार, अब मैं क्या करूंगा? पायल मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? उसको लग रहा होगा कि मैंने उसका फायदा तो नहीं उठा लिया। वहीं कियारा भी, ओहो शिट, मैं आज भी घर नहीं गया, वो तो मुझे मार ही डालेगी। वहीं जिया ने समर को थोड़ी चिंता होता हुआ देख रही थी। जब उसने देखा कि समर इन बच्चों की देखभाल में बिजी है। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन उसने एक भी ब्रेक नहीं लिया, यहाँ तक कि एक घूंट पानी भी नहीं पिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर इतना भावनात्मक आदमी होगा। जिया ने उसके लिए अपने हाथ से चाय बनाई और उसके पास जाते हुए बोली, समर, लो ये चाय पी लो। तुमने इस बार बच्चों को बचाने में मेरी मदद की है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिया ने चाय का कप मुस्कुराते हुए समर को थमा दिया। समर ने कप लेते ही जिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिया, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लिए चाय का कप लेकर आई, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए वो एक नोटिस स्माइल देकर जिया की तरफ देखने लगा। जिया के चेहरे पर अचानक भाव बदल गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा, समर, मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा यहाँ पर। अभी अभी तो जिया उसकी तारीफ करने लगी थी। उसकी सोच उसके प्रति अच्छी हुई थी। जिया ने समर को गुस्से में गरजते हुए अपनी मन ही मन अपनी माँ को अपने आप से कहा, अभी अभी तो तुम मेरे दिल को अच्छे ढगले लगे हो, क्या तुम ऐसे ही अच्छे आदमी बनकर नहीं रह सकते? जिया, तुम भी कैसे उम्मीद कर सकती हो, यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता, छोड़ दो इसको। समर ने अभी भी उसके हाथ को छोड़ा नहीं था। उसने जिया के हाथ को सहलाते हुए कहा, जिया, तुम्हारे हाथ से बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये कॉटन कैंडी की तरह मुलायम है। मुझे लगता है कि तुम्हारे होठ इससे भी ज्यादा खुशबूदार होंगे। जिया, तुमने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि अगर मैं बच्चों को बचा लूंगा तो तुम मुझे किस करोगी, याद है ना, या फिर भूल गई? समर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। समर की बात सुनकर जिया का चेहरा थोड़ा बदल गया और बुरी तरह से घबरा गई थी। उसको समर के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे और वो दोनों अभी पुलिस स्टेशन पर थे। ऐसी हरकत से तो उनकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तभी समर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिया, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम अपनी जुबान से कैसे मुकर सकती हो? तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी ही पड़ेगी। समर ने शिकायत करना शुरू कर दिया। समर की शिकायत भरी बातें सुनकर जिया ने शर्माते हुए कहा, समर, हम अभी पुलिस स्टेशन में हैं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। जब कोई नहीं होगा तो मैं अपनी शर्त पूरी कर दूंगी, ठीक है? हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना वादा निभाना था, इसलिए वो एक बार भी अपना वादा निभा कर रहेगी। तभी समर ने बड़े ही मुस्कान की तरफ उसकी ओर देखा और कहा, जिया, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? चलो हम वॉशरूम में चलते हैं, वहां तुम अपना वादा पूरा कर सकती हो। समर मुस्कुराया और जिया का हाथ थामकर वॉशरूम की ओर चल पड़ा। सुबह के 4 बज रहे थे, सभी सो चुके थे। केवल समर, जिया और कुछ ओवरनाइट ऑफिसर जाग रहे थे। समर बच्चों वाले कमरे से निकलकर जिया को अपने साथ वॉशरूम में लेकर पहुंच गया। जिया दीवार से सट गई। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें फर्श पर टिकाई हुई थी क्योंकि उसे समर की तरफ देखने में शर्म आ रही थी। तभी समर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जिया के कमर में हाथ डाला और उसकी अपनी तरफ खींच लिया और जिया को किस करने ही जा रहा था। तभी जिया ने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, 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 मुझे छोड़ो। जिया को थोड़ा डर लग रहा था। समर के विकृत चेहरे को देखते हुए वो अपनी आंखें झपका रही थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया, अपना वादा पूरा करो। ये कहते हुए वो जिया को किस करने लगा। वहीं जिया को पसीना आ रहा था, वो शर्म से लाल हो चुकी थी। शर्म के मारे उसको लग रहा था कि वो धरती में अभी के अभी समा जाएगी। जिया अभी भी सिंगल थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। समर ने एक लंबे किस लिया और उसको छोड़ दिया। सामने जैसे ही जिया को छोड़ा, वो धीरे धीरे सांस लेते हुए फर्श पर लेट गई। समर ने मुस्कुराते हुए जिया से कहा, जिया, तुम बहुत अच्छी हो। समर ने को देखकर जिया का चेहरा और ज्यादा लाल हो चुका था।
जिया ने समर को घूरते हुए थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, समर, तुम बहुत बदमाश हो, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। उसे लग रहा था कि जब से वो समर से मिली थी तब से ही समर उसका फायदा उठाता की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उसे अच्छी तरह याद है जब उसने उसे सपा प्लेस में गिरफ्तार किया था, तब भी उसने पहला किस छीन लिया था। दूसरी बार उठावे पर ईगल गैंग के सामने उसने उसे अपनी पत्नी कहकर जबरदस्ती किस किया। तीसरी और चौथी बार और पता नहीं कितनी बार वो लगातार ऐसा ही कर रहा था। कुल मिलाकर जिया हमेशा समर से मिलने पर पागल हो जाती थी। उसे लगता था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का निश्चित रूप से कुछ अलग ही है। वो ये सब सोच ही रही थी, समर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाहर चलते हैं, बाहर सूरज निकल गया है, हमें अब निकल जाना चाहिए। और ये कहते हुए वो जिया को अपने साथ लेकर वॉशरूम से बाहर निकल गया। दरअसल समर अभी भी जिया को सजा देना चाहता था। नहीं, शायद वो उसे सजा देने के बजाय उसका फायदा उठा रहा है। हालांकि उसे वो बाहर निकालना पड़ा क्योंकि बाहर उजाला हो चुका था। अगर कोई भी उन दोनों को वॉशरूम में देख लेगा तो ये बात अच्छी नहीं होगी। जब समर और जिया दोनों वापस ऑफिस में आए तो ओवरनाइट ऑफिसर ने उन्हें आश्चर्य से देखा और पूछा, इंस्पेक्टर मैडम, आप कहाँ थी? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। जिया ने राशि होने का नाटक किया और अपनी शर्म को छिपाते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उसे निश्चित रूप से अपने जूनियर के सामने एक लीडर की तरह दिखना था। ओवरनाइट ऑफिसर ने जिया की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम, हमने बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है, अब हमें बस उन्हें उनके घर पर छोड़कर आना है। ये कहते हुए उसने एक फाइल जिया के सामने रख दी। उस फाइल में बच्चों के परिवार की जानकारी थी। जिया ने फाइल चेक करते हुए ओवरनाइट ऑफिसर की तारीफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब सभी ड्यूटी पर आ जाएं, तो हम इन बच्चों को अलग अलग करके इनके घर छोड़कर आएंगे। वो उस ऑफिसर की निष्ठा से वाकई खुश हो गई थी। तभी समर ने जिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिया, अब सुबह हो गई है तो मुझे भी ऑफिस जाना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुमसे फिर कभी मिलता हूँ। ये कहते हुए वो सामने मुड़ा और हाथ हिलाते हुए बाहर की तरफ चल पड़ा। हालांकि जब वो दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने एक बार बच्चों की तरफ देखा। उसे झटका लगा। उसने देखा कि वो बच्चे वहां पर खड़े थे, चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। सभी बच्चों ने समर के सामने झुकते हुए एक साथ कहा, भैया, हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू भैया, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। वो सभी बच्चे इतने समझदार तो थे कि उनको समझ आ गया था कि अगर समर ना होता तो बदमाश उनको जबरदस्ती भीख मंगवाते और भी उनके साथ अत्याचार करते। वो जानते थे कि उनके सामने खड़ा इंसान एक अच्छा इंसान है, भले ही वो अभी भी बहुत छोटे थे। इसीलिए उन्होंने सुना था कि जाने वाला है तो सभी उसको अलविदा कहने लगे थे। उस मासूम और ईमानदार आंखों को देखकर समर भी भावुक हो गया था। समर ने उन बच्चों से कहा, बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ। घर वापस जाने के लिए अपने मॉम डैड की बात सुनना और हमेशा अपना ख्याल रखना। फिर से किडनैप मत हो जाना, ठीक है? और हाँ, अगर कोई आदमी या औरत तुम्हें ऐसे वालों के तुम्हारा पीछा करे या तुम पर नजर रखे हुए किसी प्रकार का खतरा महसूस हो तो तुम अपने मॉम डैड को बताना। मैं भी तुम सभी को बहुत प्यार करूंगा। याद रखना, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। उन बच्चों ने भी जोर से कहा, जी भैया, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप भी अपना ध्यान रखना। वी लव यू भैया। समर समय बहुत हो गया था क्योंकि उसने देखा बच्चों ने फटे कपड़े पहने हुए थे, पुराने कपड़े। उनमें से ज्यादातर बच्चों के चेहरे भी पीले पड़ चुके थे। समर को उनके परिवार ने बचपन में ही छोड़ दिया था। एक बार उसका भी किडनैप हो गया था। उस समय उसके पास पैसे भी नहीं होते थे। वो अक्सर भूख से तड़पता रहता। एक बार तो वो लगभग मर ही गया था। आखिरकार वो बच निकला क्योंकि उसे एक अच्छा व्यक्ति मिला जिसने उसे पैसे और खाने भी दिए था। वो अचानक पीछे मुड़ा और जिया के पास गया। उसने जिया से पूछा, जिया,
क्या तुम जानती हो कि ये सभी बच्चे कहाँ रहते हैं? जिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा। हम्म, इनमें से कुछ ज्यादातर बच्चे तो इंदौर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में से हैं। लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो समर? जिया को नहीं पता था कि समर ने ऐसा क्यों पूछा, इसलिए वो एक्साइटमेंट में उसे देख रही थी। जिया की बात सुनकर समर की भौहें सिकुड़ गई। उसे आखिरकार पता चल गया कि ये बच्चे इतने पीले और कुपोषित क्यों हैं, क्योंकि वो ग्रामीण परिवारों से आते थे। तभी समर ने अपनी जेब से चेकबुक निकाल ली और एक चेक पर कुछ लिखते हुए जिया से कहा, जिया, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूँ। क्या तुम इन सभी 20 बच्चों को इनके घर छोड़ने के बाद मेरी तरफ से प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपए से गिफ्ट दे सकती हो? ये कहते ही उसने जिया को चेक दे दिया। वो बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा था, जो उन बच्चों के अलावा कोई बात न सुन सके। वो बच्चों को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने उन्हें पैसे भी दिए हैं। समर ने सोचा कि जिया उसे पैसे देने में मदद कर लेगी, क्योंकि वो बच्चों को उनके घर भी छोड़कर आने वाली थी। वास्तव में समर बच्चों को और भी ज्यादा पैसे देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये जरूरी नहीं है कि इन पैसों से बच्चों का भला ही होगा। इसके बजाय इससे उन्हें नुकसान भी तो हो सकता था। बच्चों के परिवार इन 10 लाख रुपए से थोड़ा बेहतर जीवन जी सकते थे। उन्हें बेहतर खाना मिल सकता था और बेहतर कपड़े भी मिल सकते थे। अगर वे भविष्य में और ज्यादा मेहनत करेंगे तो अपनी किस्मत भी बदल लेंगे। जिया ने अपने होठ थोड़े कांपते हुए समर की तारीफ करते हुए कहा, समर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अब बिल्कुल चिंता मत करना। मैं ये पैसे खुद अपने हाथों से बच्चों के मोम डैड को दूंगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो लोग इन बच्चों का अच्छे से ध्यान भी रखें। इस आदमी ने न सिर्फ बच्चों को बचाया था, बल्कि उनके एक बेहतरीन जीवन देने के लिए पैसे भी दे रहा था। आजकल की दुनिया में इतने अच्छे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल काम था। समर ने मुस्कुराते हुए जिया को आंख मारकर मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ बेशक मैं अच्छा इंसान तो हूँ। ये कहते हुए उसने जिया को देखते हुए एक फ्लाइंग किस दी। जिया अचानक गुस्से में आ गई। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, बेवकूफ, मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ तो अगले ही पल तुम सबसे गिरी हुई हरकत कर देते हो। वो गुस्से के मारे कांपने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब भी वो उसकी तारीफ करेगी तो समर उसे चिढ़ाएगा, लेकिन समर ने उसके गुस्से पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और टैक्सी लेकर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। वहीं उधर अग्रवाल इंडस्ट्रीज में सीईओ ऑफिस में कियारा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसके गुस्से की वजह समर ही था। वो कल रात फिर से घर नहीं आया था, इसलिए कियारा को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसको अब समर पर बिल्कुल शक हो गया था कि पिछली 4 रातों में समर 3 रातों में घर नहीं आया। अब उसको लग रहा था कि समर हर बार उसके सामने आकर झूठ बोल देता है। उसे लगने लगा था कि समर जरूर बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी एक सुंदर सी लड़की ऑफिस में आई और उसने सिर झुकाते हुए कियारा से पूछा, सीओ मैम, क्या आपने मुझे बुलाया था? ये सुंदर सी लड़की इरा महाजन थी। कियारा का गुस्से भरा चेहरा देखकर इरा भी उलझन में पड़ गई थी। उसे लगा कि सीईओ कियारा आज अजीब सा व्यवहार कर रही है। जब से उसने कंपनी में कदम रखा था, तब से हर एम्प्लॉय कह रहा था कि आज सीईओ मैडम बहुत गुस्से में है। कियारा ने ठंडे स्वर में इरा से कहा, डायरेक्टर इरा, मिस्टर समर भारद्वाज जब भी ऑफिस आएंगे उनको कहना कि वो मेरे पास आकर मुझे रिपोर्ट करें। इरा ने सिर झुकाते हुए कहा, जी सीईओ मैम। ये कहते हुए वो उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। वो भी थोड़ी उलझन में थी। उनके मन में ढेरों सवाल चल रहे थे। सीईओ मैडम ये समर से क्यों मिलना चाहती है? उसके साथ उनका रिश्ता क्या है? क्या वो समर की वजह से नाराज हैं? वो इतने गुस्से में आज तक कभी हुई नहीं। ऐसे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी उधर समर अग्रवाल इंडस्ट्रीज पहुंच चुका था, लेकिन उसने तुरंत कंपनी में अंदर एंट्री नहीं की। इसके बजाय उसने पहले सड़क किनारे लगे एक स्टॉल पर कुछ बंस और एक कप सोया मिल्क खरीदा। फिर उसने कंपनी की ओर चलते चलते अपना नाश्ता किया। जब तक वो सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचा, तब तक उसने अपना नाश्ता कर लिया था।
जैसे ही समर अपने डेस्क पर पहुंचा, तभी पीछे से उसको एक आवाज सुनाई दी। समर, 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। समर ने देखा इरा उसे ही बुला रही है। समर इरा के पास गया और उसने मुस्कुराते हुए इरा से पूछा, हाँ इरा, बताओ क्या बात है। जब वो लोग और लोगों से घिरे होते थे तो वो इरा को डायरेक्टर इरा कहता था, और वो अकेले होते थे तो उसे सिर्फ इरा ही कहता था। इरा ने कहा, सीओ कियारा ने तुम्हें ऑफिस आते ही तुरंत अपने ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर समर थोड़ा घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या सीओ ऑफिस में रिपोर्ट करूं? लगता है कियारा को पता चल गया कि मैं कल रात घर नहीं गया। वो फिर से गुस्से में होंगी। ये कियारा ने अचानक मेरी इतनी परवाह करनी शुरू क्यों कर दी? समर हैरान और भावुक दोनों था। समर ने इरा से धीरे से पूछा, इरा, क्या तुम्हें पता है कि सीओ मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुला रही है? इरा ने नाम में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, वो बहुत गुस्से में लग रही हैं। समर ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू इरा, मैं अभी उनके ऑफिस में जाता हूँ। ये कहते हुए ऑफिस की ओर चल पड़ा। खट 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 खट। समर सीओ ऑफिस के बाहर पहुंचा और उसने दाहिने हाथ से 3 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। समर ने दरवाजा खोला और अंदर जाते ही अंदर से बंद कर दिया। कियारा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्का मेकअप भी किया था। उसने आईलाइनर भी लगाया था। उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद थी। आंखें रत्नों की तरह चमक रही थी। वो वाकई में खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहना था। हाई हील भी पहनी थी। समर ने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, हनी, मैंने सुना तुम मुझे याद कर रही थी। कियारा ने गुस्से में अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे हनी कहना बंद करो। आप हनी कहने के लायक नहीं हैं और आप ये हक भी खो चुके हैं। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर चलते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ हनी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसने मेरी हनी को इतना गुस्सा दिलाया है? कियारा ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, आपने ही मुझे गुस्सा दिलाया है। समर ने भोला बनते हुए कहा, हनी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम शांत हो जाओ और बताओ, तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी? कियारा ने अपने दांत भींचते हुए कहा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कल रात घर क्यों नहीं आए, और आज सच सच बताना, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना है। समर के रात को घर न आने की वजह से वो गुस्सा थी, साथ ही थोड़ी चिंतित भी थी। उसने उस किताब में पढ़ा था कि अगर कोई आदमी घर पर नहीं सोता है तो उसने बाहर किसी लड़की के साथ जरूर कोई चक्कर चला रखा है। कियारा को बहुत चिंता हो रही थी कि समर किसी दूसरी औरत के बहकावे में न आ गया हो, इसलिए वो रात में उसके घर न लौटने को लेकर संवेदनशील थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, हनी, मैं कल रात एक बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए मैं घर पर नहीं आ पाया। मैंने 20 बच्चों को बचाया जिनको एक बहुत ही बुरी गैंग ने किडनैप कर लिया था। जब एक आदमी और औरत के बीच की कोई समस्या गलतफहमी होती है तो यह झगड़ने के बजाय आपस में बातचीत करके ही बात को हल करना चाहिए। उसकी बात सुनकर कियारा ने पूछा, सच में? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेशक ये सच है। मैं अभी पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकता हूँ, तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये कहते हुए उसने जिया को फोन नंबर डायल करने लगा। उसने कियारा की जिया से बात करवा दी और जिया ने कियारा को बता दिया कि समर ने सच में कल 20 बच्चों को बचाया। उसने ये भी कहा कि पुलिस जल्द ही अग्रवाल इंडस्ट्रीज में आएगी और समर को एक भला काम करने के लिए सम्मानित करेगी। जिया से बात करने के बाद कियारा ने समर से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी डियर, मैंने आपको गलत समझा। प्लीज बेवजह आप पर शक करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। उसे लगा था कि समर कल रात किसी दूसरी औरत के पास होगा। वैसे कियारा पूरी तरह गलत भी नहीं थी। समर ने कल पायल से मिलने का प्लान तो बनाया था, लेकिन जिया ने उसका प्लान खराब कर दिया था।
बेशक समर कियारा को कभी नहीं बताएगा कि वो पायल से मिलने जा रहा है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अगर उनको एक दूसरे के बारे में पता भी चल गया तो दोनों के बीच में आते ही वो खुद मर जाएगा। समर ने कियारा से पूछा, हनी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गर्दन झुकाकर ज्यादा काम करती हो। क्या तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं होता? कियारा ने जब समर की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, हाँ, थोड़ा दर्द तो हो रहा है। वो इस बात को लेकर हैरान थी कि समर को कैसे पता चला कि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पूरा दिन गर्दन झुकाकर फाइल्स वगैरह देखती रहती हो तो दर्द तो होगा ही। ज्यादा नीचे देखने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों में थकान होने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हें सर्वाइकल स्पोंडेलिसिस भी हो गया है। मैं तुम्हारी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। ये कहते हुए वो कियारा के पीछे चला गया। उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। उसने पहले कियारा के एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढे और फिर अपने दाहिने हाथ से उन पॉइंट्स की मालिश कर और ताकि ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो जाए। कियारा शुरू में उसको मालिश के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसे अच्छा महसूस हुआ तो उसने उसे मालिश करने की अनुमति दे दी। चुपचाप मालिश का आनंद लेने लगी। कियारा के शरीर पर एक सुगंधित खुशबू थी। ये खुशबू किसी परफ्यूम के नहीं थी। समर उसकी खुशबू से मदहोश होते जा रहे थे। वो अपने हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। कियारा ने जब उसके हाथ आगे बढ़ता हुआ देखा तो उसने गुस्से में कहा, बदमाश, मैंने आपको मेरी गर्दन की मालिश करने के लिए कहा है। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो समर की इस हरकत से घबरा गई थी। उसका पति बहुत शरारती था। वो दिन के उजाले में उसको छूने की कोशिश कर रहा था। कियारा को डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो वो लोग क्या जवाब देंगे। समर ने कियारा के विरोध को नजरअंदाज करते हुए कहा, हनी, मैं तो बस तुम्हें आराम देने के लिए मालिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गलत मत समझो। ये कहते हुए उसने हाथ अपना चलाना जारी रखा। वो कियारा ने हल्की कराह ली और उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में भीग गई हो। वो कमजोर होकर कुर्सी पर लेट गई। दोबारा समर की हरकतों का विरोध नहीं कर सकी। समर अभी भी कियारा के साथ खेलना जारी रखना चाहता था, लेकिन तभी फोन बज उठा। इससे वो बहुत दुखी हो गया। फोन की घंटी बजने से कियारा भी चौंक गई थी। उसने अपनी थोड़ी ताकत जुटाई और समर को एक तरफ धकेल दिया। फिर वो अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। कियारा ने हाथ हिलाते हुए समर से कहा, डियर, अब जाओ और अपना फोन अटेंड करो। उसके बाद अपना काम करो। मैं अभी ठीक हूँ। आपकी अब मालिश से मुझे आराम मिल गया है। समर पहले तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने अपना मोबाइल देखा, कॉलर आईडी देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कियारा की बात मान ली और जल्दी से ऑफिस से निकल गया, क्योंकि फोन पायल का आ रहा था। समर को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ, क्योंकि उसने कल पायल से वादा किया था कि वो रात को उससे मिलने आएगा, और उसने वादा तोड़ दिया। चाहे कारण जो भी रहा हो, समर का वादा तोड़ना थोड़ा गलत तो था। समर एक कोने में चला गया, टॉक बटन दबाया और फोन उठाते ही पूछा, हेलो पायल, कैसी हो? दूसरी तरफ से पायल की गुस्से भरी आवाज आई, तुम कल रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आए?" समर ने अब पायल को कल रात की घटना बताते हुए कहा, पायल, मैं कल रात कुछ बच्चों को बचाने के लिए गया था। उसने पूरी घटना बता दी। उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद पायल ने मोहक अंदाज में कहा, ठीक है, मैं इस बार तो तुम्हें माफ कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मासूम बच्चों को बचाया। लेकिन तुम्हें आज रात मेरे घर आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पायल की मोहक आवाज सुनकर समर रोमांच से भर गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आज रात पक्का आऊंगा। उसे पता था कि पायल उसे बहका रही है। वो उसके साथ एक शानदार रात बिताने के लिए तैयार थी। समर ने फोन रख दिया और सेल्स डिपार्टमेंट में अपनी सीट पर चला गया। उसने अपने लिए ग्लास में पानी डाला और उसको लेकिन ध्यान कहीं और ही था। पूरे दिन समर सिर्फ पायल के बारे में सोच रहा था। वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। पूरा दिन ऐसे ही बीतता रहा।
छुट्टी का टाइम हो गया और जब समर ने लोगों को जाता हुआ देखा तो उसने धीरे से कहा, वाह, आखिरकार छुट्टी का टाइम हो गया। उसने जल्दी से अपनी मेज साफ की और तेजी से पायल के घर की ओर चल पड़ा। उसने एक दिन और एक रात से पायल को देखा नहीं था। उसे भी याद आ रही थी, आखिरकार वो इंदौर शहर में उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। इसके अलावा वो मोहक और सुंदर भी थी। समर ने टैक्सी रोकी और कुछ देर में विला नंबर 14 में पहुंच गया। समर की सुविधा के लिए पायल ने उसे पहले ही विला की एक चाबी भी दे दी थी। समर ने विला का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मंद रोशनी वाला लिविंग रूम थोड़ा लाल दिख रहा था। समर ने पूरे लिविंग रूम में देखा लेकिन पायल उसे दिखाई नहीं दी। तभी समर ने बाथरूम से पानी की आवाज सुनी। क्या पायल नहा रही थी? समर इस विचार से रोमांचित हो गया। समर बाथरूम की ओर चला गया और जैसा कि उम्मीद थी, वहां कोई नहा रहा था। बाथरूम में रोशनी मंद थी लेकिन वो देख पा रहा था कि एक लड़की ही है। समर ने मन ही मन सोचा, क्या 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 पायल नहा रही है? चलो मैं उसे सरप्राइज देता हूँ। उसने अचानक बाथरूम का दरवाजा खोला और उसने उस लड़की को पीछे से गले लगा लिया। उस लड़की ने समर की तरफ घूर कर देखा। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था, इसलिए समर उसका चेहरा नहीं देख पाया। समर ने लड़की को पकड़ने के बाद उसे किस करने की कोशिश की। तभी उस लड़की ने एक जोरदार चीख मारी। आह! कौन है? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! लड़की की आवाज सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। यह आवाज पायल की नहीं थी, यह कोई दूसरी लड़की थी। समर एकदम से स्तब्ध रह गया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, अरे, अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये पायल नहीं है। समर ने जल्दी से लड़की को छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। लड़की ने अपने चेहरे से बाल हटाए। आखिरकार समर ने उसका चेहरा देखा। वो लड़की जवान थी, लगभग 18 साल की थी। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। नुकीली नाक, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, पानी भरी आंखें। वो आकर्षक तो लग रही थी, थोड़ी पायल के जैसी भी दिखाई दे रही थी। उन दोनों में कुछ कुछ सेम सा था। हालांकि पायल पूरी तरह से मोहक थी। जब इस लड़के में शरारतीपन था। लड़की का चेहरा देखकर समर और भी अवाक रह गया। लड़की वाकई बदकिस्मत से समर से मिली थी। लड़की ने तुरंत तौलिए से अपने आप को ढक लिया। उसने समर को घूरा और गुस्से में कहा, पागल इंसान, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आ गए? उस लड़की का नाम हिमांशी कपूर था। वो पायल की बहन थी। वो बाथरूम में एक बढ़िया गर्म शावर ले रही थी जब अचानक से पीछे उस कमीने ने उसे गले लगा लिया। उसने न केवल उसे गले लगाया बल्कि उसे किस करने की भी कोशिश की। हिमांशी को शर्म भी आ रही थी, साथ साथ समर पर गुस्सा भी आ रहा था। वो समर को एक जोरदार किक मारना चाहती थी। वो कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी उसकी बहन के घर पर कर क्या रहा है। वहीं समर भी इस लड़की को देखकर हैरान था। उसने हिमांशु को घूरते हुए कहा, तुम तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यह घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए मैं जब चाहूं तुम अंदर आ सकता हूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पायल के घर में यह लड़की कर क्या रही है। हिमांशी से जब समर की बकबक सुनी तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने समर से कहा, ज्यादा बकबक मत करो, सीधे सीधे बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? समर भी उसे गुस्से में बोला, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? हिमांशी ने ठंडे स्वर में गुस्से में कहा, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं चिल्लाऊंगी, लोगों से कहूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। समर ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं बता देता हूं। मैं सामने के दरवाजे से अंदर आया हूं। हिमांशी ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। विला की चाबियों के सिर्फ 2 सेट हैं। उनमें से एक पायल के पास और दूसरा मेरे पास। तुम बिना चाबी के अंदर कैसे आ सकते हो? उसे पता था कि विला की चाबियों के तो सिर्फ 2 ही सेट थे। उसकी चाबियां उसके कपड़ों में थी, जबकि पायल कुछ लेने के लिए अभी अभी गई थी। उसकी बात सुनकर समर ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, शायद मेरे पास तीसरा सेट है। हिमांशी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा,
इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? एक चोर ही सभी दरवाजों को खोल सकता है। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से चाबियों का सेट निकालते हुए कहा, मैं कोई चोर नहीं हूं। ये देखो, मेरे पास चाबियों का तीसरा सेट है। समर नहीं चाहता था कि वो लड़के उसे चोर समझे, वो किसी मुसीबत में फंस जाए। चाबियां देखते ही हिमांशी के होठ थोड़े खुल गए। चाबियां बिल्कुल उसकी चाबियों के जैसी थी। यह वाकई विला के चाबियों का सेट था। हिमांशी ने अविश्वास में पूछा, तुम्हें ये चाबियां कहां से मिली? समर ने कहा, ये चाबियां मुझे पायल ने दी है। हिमांशी हैरान होते हुए मन ही मन सोचने लगी, क्या पायल ने तुम्हें दिया? पायल? तुम होते कौन हो पायल कहने वाले? उसके पूरे नाम के बजाय क्या तुम उसके पति हो? तभी उसको कुछ याद आया, इसलिए उसने समर से पूछा, ओह, अब मुझे याद आया। पायल ने अभी किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। क्या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड वही हो? हिमांशी को अचानक याद आया कि पायल ने हाल ही में किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। हो सकता है कि पायल ने उसको चाबी दे दी हो। तभी उन दोनों को पीछे से एक मोहक आवाज सुनाई दी, हिमांशी, समर, तुम लोग यहां कैसे? मोहक आवाज सुनकर समर कांप उठा। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर पायल थी। पायल ने हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, पायल, पहले तुम मुझे यह बताओ कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? वो पायल के घर कई बार आया था, लेकिन आज वो लड़के से मिला था। पायल ने हिमांशी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे अरे, ये मेरी छोटी बहन है, हिमांशी कपूर। उसकी बात सुनकर समर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या क्या ये तुम्हारी बहन है? समक अवाक रह गया था। रिश्ता बहुत जटिल था और उसने ध्यान से लड़की को देखा तो महसूस किया कि वो वास्तव में पायल के जैसे ही दिखती है। वो दोनों का चेहरा और भी आंखें बिल्कुल मिलती जुलती थी। तभी हिमांशी ने दुखी होकर अपने होठ हिलाते हुए पायल से कहा, पायल, हम इतने करीब नहीं हैं। तुम मेरी बहन नहीं हो। पायल ने प्यार से कहा, अब क्या हो गया मूर्ख लड़की, तुम मेरी बहन क्यों नहीं हो? हमारे पिता एक ही हैं, उसके हिसाब से तो तुम मेरी बहन ही हो। हिमांशी ने बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए गुस्से में कहा, हम्म। वो अभी भी नहा रही थी। उसने अभी सिर्फ टॉवल बांधा था और इसलिए वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी पायल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, चलो हम लिविंग रूम में चलते हैं। और ये कहते हुए वो समर को लिविंग रूम में ले गई। उसने अभी अभी एक शॉर्ट ड्रेस और मोजे का एक सेट खरीदा था, जिसे वो समर को पहनकर दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन के रवैये ने उसे दुखी कर दिया था। तभी समर ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, पायल, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम हिमांशी को अपनी बहन कह रही हो और वो अपनी बहन तुम्हें मानने से इनकार कर रही है? पायल ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, बेशक वो मेरी बहन है, लेकिन हमारे पिता एक है, माँ अलग है। मेरी माँ ने पहले उन्हें परिवार से निकाल दिया, इसलिए वो गुस्से में है, मुझे बहन कहने से मना कर देती है। समर ने उलझन में भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, पायल, ये सारी नाराजगी उसकी माँ और तुम्हारी माँ के बीच की है। अगर वो तुमसे नाराज है तो वो तुम्हारे घर पर आई क्यों? पायल ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, ये तो बस मैं अपनी माँ द्वारा किए गए उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी माँ के कहने पर उनको घर को निकालने के बाद तुरंत उसकी माँ का निधन हो गया, इसलिए वो अपनी माँ की मौत का दोषी मुझे और मेरी माँ को समझती है। हिमांशी बिल्कुल अकेली है, नादान है, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, इसलिए उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पायल की बात सुनकर समर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह पायल, तुम अच्छी हो। उसके बाद उसने पायल के साथ पहले बातचीत नहीं की थी। उसे अब पता चला था कि न केवल वो सुंदर है बल्कि दिल की भी अच्छी है। हालांकि उसे पता था कि उसकी बहन उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वो अपनी बहन के प्रति दयालु और उसे अपने घर ले गई थी। पायल ने समर से माफी मांगते हुए कहा, ठीक है समर, प्लीज अब हम हिमांशी के बारे में बात नहीं करेंगे। वो अभी बच्ची है और सिर्फ 18 साल की है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ।
अगर उसने आगे से तुम्हें कुछ कह दिया तो प्लीज मेरे लिए बर्दाश्त कर लेना। पायल को पूरी उम्मीद थी कि वो नाराज नहीं होगा। समर ने अपनी नाक को छूते हुए अपराध बोध से उसकी बात का जवाब दिया। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बहन है, मैं बुरा नहीं मानता। वो इसलिए खुद को दोषी मान रहा था क्योंकि वो उसके वॉशरूम में घुस चुका था। चूंकि अब पायल उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए हिमांशी उसकी साली थी और उसने अपने साले के साथ गलत किया था, इसलिए उसको ठीक नहीं लग रहा था। बेशक समर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसे नहीं पता था कि विला में उसकी छोटी बहन भी आ गई थी। तभी पायल ने हल्के से मोहक मुस्कान के साथ कहा, समर, तुम्हें आज रात का डिनर हमारे साथ करना पड़ेगा। वो 1 महीने से भी कम अब इंदौर शहर में थी। वो समर के साथ हर पल को सजोना चाहती थी क्योंकि समर वो पहला लड़का था जो उसकी जिंदगी में आ गया था। पायल की आंखों में तड़पती नजर देखकर समर भी मना नहीं कर पाया। उसने कहा, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। तभी पायल ने हल्के से शर्माते हुए पूछा, समर, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। एक काम करता हूँ, आज रात का खाना मैं ही बनाता हूँ। वो खाना बनाने में बहुत कुशल था। समर उसके बाद किचन में गया। उसने फ्रिज खोला। फ्रिज में चिकन, मछली, सब्जियां, टमाटर, आलू जैसा बहुत सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। समर ने 2 नॉनवेज डिश, 2 वेज डिश और एक सूप बनाने का प्लान कर लिया था। समर किचन में बड़े बिजी से काम कर रहा था जबकि पायल उसके पीछे खड़ी थी। वो बड़े प्यार से उसको देख रही थी। पायल ने तभी धीरे से पूछा, समर, क्या तुम खाना बनाते रहते हो? तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है, तुम बहुत स्किल्ड हो। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं सिर्फ 8 साल का था जब से मैंने पहली बार खाना बनाया था। ये बात सुनकर पायल अवाक रह गई। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, 8 साल? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या तुम्हारे मोम डैड खाना नहीं बनाते थे? उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो 8 साल की थी तब वो अपने मोम डैड की गोद में लेटी रहती थी। खाना बनाने की तो बात दूर। समर अपने बचपन के बारे में बेपरवाही से बात करते हुए बोला, पायल, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे मोम डैड कहीं गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उमर गए, कुछ कहते हैं कि कहीं ऐसे ही चले गए। मुझे पता नहीं क्या हुआ था। उस समय मेरी कोई देखभाल नहीं करता था। अगर मैं खुद के लिए खाना नहीं बनाता तो भूख से मर ही जाता ना। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो किसी और के बारे में बात कर रहा हो। भले उसने बात ऐसे कह दी हो जैसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है जिसे उसके मोम डैड द्वारा लाड़ प्यार किया जाना चाहिए। समर को अपने माता पिता का प्यार कभी महसूस नहीं हुआ। भारद्वाज परिवार के बाकी के लोग पैरासाइट का एक ग्रुप थे जिन्होंने हमेशा उसे धमकाया, उसका मजाक उड़ाया। उसके मोम डैड चले गए हैं। शुक्र है कि वो अपने गुरु के साथ शैडो ग्रुप में चला गया। वहां उसने कई हुनर सीख लिए। उसने न केवल शैडो ग्रुप पर अपना दबदबा बनाया बल्कि अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग भी बन गया था। उसकी बात सुनकर पायल ने अचानक समर को पीछे से गले लगा लिया और दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं समर, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब पायल ने उसे गले लगाया तो समर स्तब्ध रह गया। वो भी भावुक हो गया था और ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के के सामने अपना दिल खोला था। पायल पहली लड़की थी जिसने उसे ये बता दिया था कि उसके बचपन में क्या हुआ था। तभी उनको एक स्तब्ध सी आवाज सुनाई दी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हिमांशी ने अभी अभी कपड़े पहनकर बाथरूम से आ गई थी। उसने इधर उधर देखा, वो कहीं पर नहीं थी। वो किचन में आ गई थी। भले ही पायल को पसंद नहीं करती थी लेकिन वो जानती थी कि पायल का स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। उसने कभी किसी लड़के को गले नहीं लगाया। समर पहला लड़का है जिसे वो गले लगा रही थी, इसलिए हिमांशी बहुत हैरान हो गई थी। हिमांशु को देखते ही पायल का चेहरा भी लाल हो गया। वो जल्दी से समर से अलग हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हिमांशी, हिमांशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमांशी यहाँ एकदम से आ जाएगी। हिमांशी ने शरारती अंदाज में पूछा, पायल, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? अपनी बहन के सवाल का सामना करने पर पायल चुप हो गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पायल ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी हिमांशी ने कहा, ओह ये बॉयफ्रेंड है, तो ये मेरे जीजू हुए। हिमांशी ने जब समर को जीजू कहा तो पायल को अच्छा लगा। इसका मतलब था कि वो उसे अपनी बहन मानती थी। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हिमांशी, इस हिसाब से तो वो तुम्हारे जीजू हुए, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है ना? हिमांशी ने गौर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनकी बात क्यों सुनूं? बिल्कुल भी नहीं। तब तक समर ने खाना भी बना लिया था। तभी उन दोनों बहनों के बीच झगड़े को रोकने के लिए उसने कहा, तुम दोनों बहस बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। डिनर तैयार है, चलो गरम गरम एंजॉय करते हैं। पायल मुस्कुराई और बोली, हाँ चलो टेबल सजाते हैं और खा लेते हैं। उसने सब कुछ खाना लिविंग रूम की ओर लेकर चल दिया। समर ने स्टेम्ड सब कुछ मसालेदार खट्टे आलू भी बनाए थे। जैसे वो जाने वाला था, हिमांशी ने उसका रास्ता रोक लिया। समर ने अपराध बोध से पूछा, क्या हुआ हिमांशी, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? हिमांशी ने शर्माते हुए समर के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जीजू आप बहुत शरारती हैं। समर ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, हिमांशी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या शरारत की? हिमांशी ने आंखें घुमाई और बोली, जीजू आप सीधा मेरे बाथरूम में घुस गए, अभी भी कह रहे हैं कि आप शरारती नहीं हैं। आपको क्या लगता है अगर मैं पायल को बता दूं कि आपने क्या किया तो आपके साथ क्या करेगी? भले ही वो सुंदर थी, उसकी मोहक मुस्कान थी, लेकिन उसके शब्द समर के दिल में चुभने लगे थे। समर अवाक रह गया था और वो उदास हो गया। समर ने अपने माथे पर पसीना पूछा और कहा, हिमांशी प्लीज अपनी बहन को कुछ मत बताना, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। हिमांशी ने जब समर का पसीना से भरा हुआ माथा देखा तो उसने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है जीजू, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे लिए मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। हालांकि वो उम्र में छोटी थी, लेकिन वो बहुत चालाक थी। समर के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था, इसलिए उसने निराश होते हुए कहा, ठीक है बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? हिमांशी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है, खाने के बाद मैं बार में जाना चाहती हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। समर ने उसकी शर्त मान ली और कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी बहन को नहीं बताओगी तो मैं बाथरूम में क्या हुआ तो मैं तुम्हारी साथ बार में चलने के लिए तैयार हूं। तभी अचानक वहां पायल आ गई। समर ने जब पायल को देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। उसको डर लग रहा था कि कहीं पायल ने उन दोनों की बातें न सुन ली हो। तभी पायल ने कंफ्यूज होते हुए भौहें सिकोड़ी और उन दोनों से कहा, अब क्या तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े ही बातें करते रहोगे या खाना भी खाओगे? चलो बर्तन टेबल पर लेकर चलने में मेरी मदद करो। पायल ने उनकी बातें सुनी नहीं थी। उसको लगा कि वो दोनों एक दूसरे का इंट्रो कर रहे होंगे, इसलिए वो दोनों खड़े होकर बात करने लगे होंगे। वैसे वो जानती थी कि हिमांशी जब तक समर को पूरा इंट्रो नहीं लेगी उसे चैन भी नहीं मिलेगा। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पायल, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हिमांशी तुम जाकर टेबल पर बैठ जाओ, मैं और पायल सब कर लेंगे। ये कहते हुए वो मसालेदार खट्टे आलू का बाउल लेकर लिविंग रूम की ओर चल पड़ा। कुछ मिनट में पायल समर ने पूरा खाना टेबल पर लगा दिया। खाने की खुशबू से पता चल रहा था खाना बहुत स्वादिष्ट है। तभी समर ने एक एक पीस उठाकर पायल की प्लेट में रखते हुए कहा, पायल तुम इसको ट्राई करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। पायल ने एक निवाला खाया। सुकून से उसकी आंखें बंद हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह समर, ये बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है कि किसी मास्टर शेफ ने बनाया हो। वो सच बोल रही थी। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर कई रेस्टोरेंट आते थे। उसने सभी रेस्टोरेंट में ये ट्राई किया था, लेकिन उनमें से किसी का भी स्वाद इतना अच्छा था नहीं। पायल ने एक टुकड़ा हिमांशी की प्लेट में रखा और कहा, हिमांशी तुम भी इसको ट्राई करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। तभी हिमांशी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी डाइट पर हूं, मैं सिर्फ वेजिटेबल खाऊंगी। ये कहते हुए उसने कुछ मसालेदार खट्टे आलू उठाए और अपने मुंह में रख लिए। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। खुशी में उसकी भी आंखें बंद हो गई थी।
हिमांशी ने मन ही मन अपने समर की तारीफ करते हुए कहा, वाह जीजू, आप तो अच्छा खाना बनाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया गया था। जल्दी जल्दी उन लोगों ने खत्म भी कर दिया। पायल ने अपने भरे हुए पेट को थपथपाते हुए कहा, ओ मैंने तो बहुत खा लिया। आज तो जरूरत से ज्यादा ही हो गया। मैं जिंदगी में इतना लजीज खाना कभी नहीं खा पाई थी। वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गई थी। पायल का संतुष्ट चेहरा देखकर समर को भी खुशी हुई। उसने पायल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें खाना इतना अच्छा लगा है तो जब भी तुम्हें खाने का मन होगा मुझे बता देना, मैं बनाने आ जाऊंगा। पायल ने अपना पेट सहलाते हुए मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर तुम ऐसे ही खाना टेस्टी बनाते रहोगे तो मैं तो मोटी ही हो जाऊंगी। इसलिए तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। भले ही लड़कियों को खाना पसंद था, लेकिन उन्हें अपना मैं बॉडी को मेंटेन करना भी तो जरूरी था। तभी समर की नजर घड़ी पर पड़ी। उसने देखा रात के 8 बज चुके हैं। इसलिए उसने घड़ी को देखते हुए कहा, पायल, रात के 8 बज चुके हैं, अब मुझे जाना होगा। सच कहूं तो वो और देर तक रुकना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि घर पर कियारा इंतजार कर रही है। इसलिए उसे घर जाना था। वो कल रात भी घर नहीं गया और उसने कियारा को समझा दिया था कि उसने बच्चों की मदद की। लेकिन आज वो क्या बहाना बनाएगा? पायल ने मौक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हें कल भी मुझसे मिलने आना पड़ेगा। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं कल शाम को ऑफिस के बाद तुमसे मिलने आऊंगा। तभी हिमांशी ने कहा, ठीक है जीजू, बहुत देर हो चुकी है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। बेशक उसका मकसद बार में जाना था, इसलिए वो समर के साथ जाना चाहती थी। हिमांशी और समर विला से बाहर निकल गए। विला के अंदर पायल असमंजस के अंदर थी। उसे लगा कि उसकी बहन समर की बहुत परवाह करती है। इसलिए जैसे वो विला से बाहर निकले, हिमांशी ने समर की बांह पकड़ी और खुशी से बोली, जीजू, चलो बाहर में चलते हैं। समर ने उसे अपनी बाहें छुड़ाने की कोशिश की और कहा, मेरा हाथ छोड़ो हिमांशी, अगर तुम्हारी बहन ने देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। हिमांशी ने बेफिक्री से कहा, जीजू आप चिंता ना करें, हम पहले ही बाहर आ गए हैं, दरवाजा बंद है, वो कुछ नहीं देख पाएगी। समर ने फिर भी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन अगर उसने देख लिया तो क्या होगा? वैसे भी मैं तुम्हारा जीजू हूं, बॉयफ्रेंड नहीं। तुम ऐसे मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती। हिमांशी ने कहा, बस करो जीजू, आप ऊपर ऊपर से तो मुझे अपने दूर होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिल ही दिल में खुश हो रही हैं। मैं जानती हूँ कि तुम लड़के लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। भले वो केवल 18 साल की थी, लेकिन वो अक्सर रोमांटिक टीवी शो देखती थी, रोमांटिक नोवेल पढ़ती थी। उसे लड़कों के स्वभाव की गहरी समझ थी। वो एक ऐसे ही नोबल पैलेस के एंट्री गेट पर पहुंच गई और दोनों सड़क पर जाकर एक टैक्सी रोकी, ड्रीम नाइट बार की ओर चल पड़ी। ड्रीम नाइट बार इंदौर शहर का सबसे मशहूर बार था। हालांकि उनको पायल ने देखा तो नहीं, लेकिन किसी और ने उसको ऐसे हाथ में डालकर चलते हुए देख लिया था। समर को ऐसे एक लड़की के साथ खुशी खुशी चलता हुआ देखकर वो गुस्सा हो गई। वैसे ही वो उन दोनों का टैक्सी का पीछा करने लगी। लगभग 30 मिनट बाद समर और हिमांशी ड्रीम बार में पहुंच गए थे। गाड़ी उन दोनों के पीछे पीछे वो जो चल रही थी वो भी वहीं पर रुक गई। ड्रीम बार में पहुंचने पर समर ने हिमांशी से कहा, ये बार बहुत आलीशान है। ड्रीम बार अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत जाना जाता था। बहुत शानदार बार था। क्रिस्टल से नकाशीदार सफेद संगमरमर की टाइलें लगी हुई थी। जैसे ड्रीम बार वहां पर चमकीले नाम भी लिखे हुए थे। बार के बाहर कई फैंसी कारें खड़ी थी। समर जानता था कि ड्रीम नाइट बार में केवल अमीर लोग ही आते हैं। बेशक कुछ गुंडे भी जो अक्सर बार में आते थे। ड्रीम नाइट बार के कई युवा लोग जो अक्सर शराब पी रहे थे, गा रहे थे, नाच गा रहे थे और सब इंजॉय कर रहे थे। वह समर को एक ड्रिंक पिलाना चाहती थी। उसके इरादे बहुत सरल थे। वो समर को नशे में धुत करना चाहती थी ताकि वो उसके साथ सो सके और अपनी बहन से दूर हो सके। समर को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि हिमांशी उसके साथ सोना चाहती है। तभी वो पीछे गाड़ी वाली खूबसूरत लड़की भी उन दोनों के पीछे पीछे बार में आ चुकी थी। वो एक कोने में बैठ गई और लगातार समर पर नजर रखे हुए थी। वहीं समर हिमांशी बार काउंटर पर पहुंचे। बार में एक ब्यूटी बैठी थी जो 20-22 साल की थी। उसका नाम सोनाली था और ड्रीम नाइट बार की बार टेंडर थी। भले वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसने जो ड्रिंक बनाई थी वो बहुत अच्छी थी।
हिमांशु को देखकर सोनाली मुस्कुरा उठी। उसने कहा, हिमांशी, आज बहुत दिन बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? सोनाली और हिमांशी एक दूसरे को जानती थी, अच्छी दोस्त थी, इसलिए उन्होंने सहजता से बात की। हिमांशी ने चंचल नजर से उसे देखते हुए जवाब दिया, सोनाली, हम 2 दिन पहले ही तो मिले थे, तुमको ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही? सोनाली की आंखें चमक उठी जब उसने हिमांशी के बगल में खड़े समर को देखा। वो उसका चेहरा देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में चमक थी। वो लगभग बेहोश होने से बचते हुए बोली, हिमांशी, ये हैंडसम कौन है? मुझे भी इसका इंटरव्यू करवाओ। हिमांशी ने कहा, सोनाली, क्या तुम गलत समझ रही हो? वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड समर है। वो जानती थी कि सोनाली को हैंडसम लड़के बहुत पसंद है। समर उसका लक्ष्य था। वो उसके साथ सोना चाहती थी। वो किसी और को उसके पास कैसे जाने दे सकती थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोनाली उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन ये जो पीछे लड़की थी वो लगातार उस पर नजर बनाए हुई थी। आखिर कौन थी वो लड़की? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ और सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी अपना वीडियो के अंदर नाम बुलवाना चाहते हैं तो हमें अपने नाम से कमेंट जरूर करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर पूछ लें।